कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की लड़की से। वो अपनी गाड़ी में शहर से काफी दूर अकेली सफर कर रही है। उसकी शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी और घबराहट साफ देखी जा सकती है। रास्ते में उसकी बहन एला का वीडियो कॉल आता है। एला बहुत चालाकी से मैलरी का मन टटोलने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या मैलरी वाकई अपने मंगेतर ब्रैड के साथ खुश है। मैलरी झूठी मुस्कान के साथ हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही कॉल कटी है उसका चेहरा बता देता है कि इसकी मंगेतर के साथ रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शादी के तनाव और अपने उलझे हुए विचारों से बचने के लिए मैलरी मेन हाईवे छोड़कर एक शॉर्टकट लेने का फैसला करती है। उसे डेनवर पहुंचना है, लेकिन उसे क्या पता था कि अपने उलझनों से भागने की ये कोशिश उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगी। सन्नाटे से भरे उस वीरान इलाके में अचानक उसकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाती है। मैलरी गाड़ी से बाहर निकलकर बोनट उठाती है, इंजन चेक करती है, चाबी घुमाने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। सबसे डरावनी बात यह है कि उसके फोन में जरा सा भी सिग्नल नहीं है। मदद के लिए किसी को कॉल करना नामुमकिन है। वो उस रेगिस्तान जैसे वीरान रास्ते पर पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। काफी देर तक मदद का इंतजार करने के बाद तभी अचानक पीछे से एक अजनबी आवाज आती है। मैलरी बुरी तरह चौंक जाती है। सामने एक अनजान आदमी खड़ा है जिसका नाम क्रिश्चियन है। वो बहुत ही शरीफ और मदद करने वाला इंसान लग रहा है। वो मैलरी की परेशानी समझता है और बिना देर किए गाड़ी का इंजन ठीक करने में जुट जाता है। मैलरी राहत की सांस लेती है। कुछ ही देर के बाद क्रिश्चियन गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। मैलरी उसे पैसों की पेशकश करती है, लेकिन क्रिश्चियन नम्रता से मना कर देता है और कहता है कि किसी की मदद करना ही उसके लिए काफी है। मैलरी गाड़ी में बैठती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसका ज़मीर जाग जाता है। वो सोचती है कि इस अजनबी ने सुनसान इलाके में उसकी इतनी बड़ी मदद की और वो पैदल जा रहा है, कम से कम लिफ्ट देना तो बनता है। मैलरी गाड़ी रोकती है और क्रिश्चियन को अंदर बिठा लेती है, लेकिन गाड़ी में बैठे ही माहौल बदलने लगता है। क्रिश्चियन बहुत ज्यादा बातूनी निकलने लगता है। वो खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे मैलरी से बेहद अजीब और पर्सनल सवाल पूछने लगता है। वो कहता है कि उन दोनों का इस तरह मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत उन्हें एक साथ लाई है। जब उसकी बातें हद से ज्यादा आपत्तिजनक और अश्लील होने लगती हैं, तो मैलरी का माथा ठनकता है। उसे एहसास होता है कि उसने किसी अजनबी को गाड़ी में बिठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो गाड़ी सड़क किनारे रोकती है और क्रिश्चियन को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में अब शराफत नहीं बल्कि एक हैवान नजर आ रहा है। वो अपनी जेब से एक तेज चाकू निकालता है और मैलरी की गर्दन के पास लगाकर ठंडे लहजे में कहता है, गाड़ी चलाती रहो वरना यहीं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब मैलरी के पास उस दरिंदे की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो रोते हुए गाड़ी चला रही है और दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है कि इस जाल से कैसे निकला जाए। तभी उसकी नजर क्रिश्चियन की तरफ जाती है और उसे एक बात समझ आती है, क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। मैलरी एक बेहद खौफनाक और जानलेवा फैसला लेती है। वो एक्सीलरेटर पर अपना पूरा पैर दबा देती है। स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमाकर गाड़ी को पहाड़ की ढलान से नीचे खाई में गिरा देती है। धूल और धुएं के गुबार के बीच जब मैलरी की आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने सिर्फ मौत का अंधेरा होता है। हादसा बेहद भयानक था। गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी है और मैलरी सीट बेल्ट के सहारे उल्टी लटकी हुई है। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा है। वो हिम्मत जुटाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी चीख निकल जाती है। उसका एक पैर मुड़ी हुई कार सीट और बॉडी के बीच बुरी तरह कुचलकर फंसकर रह गया था। वो इंच भर भी नहीं हिल सकी। उधर दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसीलिए वो एक्सीडेंट के वक्त विंडशील्ड तोड़कर बाहर जा गिरा था। वो जख्मी तो है, लेकिन गाड़ी के बाहर गिरा होने की वजह से आजाद है। थोड़ी देर में क्रिश्चियन को होश आता है। वो लंगड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ता है। मैलरी की नजर गाड़ी के डैशबोर्ड के पास पड़े उसी चाकू पर पड़ती है। वो दर्द को भूलकर अपनी पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाती है और क्रिश्चियन के पहुंचने से ठीक पहले उस चाकू को अपने पास छुपा लेती है। क्रिश्चियन टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकता है। वो देखता है कि मैलरी का पैर लोहे के मलबे में ऐसा फंसा है कि बिना भारी औजार के निकलना मुमकिन नहीं है। मैलरी को तड़पता देखकर उस हैवान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। वो उसकी मदद करने के बजाय ठंडे दिमाग से कहता है, खुद ही निकल सको तो निकल जाओ वरना यही तुम्हारी कब्र बनेगी। वो तड़पती हुई मैलरी को उसी लोहे के ताबूत में उल्टा लटका छोड़कर सन्नाटे में गायब हो जाता है। अब मैलरी बिल्कुल अकेली है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ घने जंगल के सन्नाटे से टकराकर वापस लौट आती है। पास ही एक नदी बह रही है जिसकी कलकल आवाज उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और काली खौफनाक रात का सन्नाटा छा जाता है। टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है
है, जमा देने वाली ठंड मैलरी की हड्डियों को गलाने लगती है। उल्टे लटके रहने की वजह से खून का सारा बहाव उसके दिमाग की तरफ हो रहा है, जिससे उसका सिर फटने लगता है। जिंदा रहने के लिए मैलरी जैसे तैसे गाड़ी के पिछले हिस्से में लटक रहे कुछ कपड़े खींचती है और उल्टे लटके हुए ही किसी तरह उन्हें अपने ऊपर डाल लेती है। किस्मत से गाड़ी की बैटरी अभी भी थोड़ी चालू है, इसलिए वो हीटर ऑन कर लेती है, लेकिन असली खौफ अभी शुरू होना बाकी था। घने जंगल से जंगली जानवरों की गुर्राहट और चीखें सुनाई देने लगती हैं। मैलरी समझ जाती है कि अगर कोई खूंखार जानवर यहाँ पहुँच गया तो वो उसका मुकाबला करने की हालत में भी नहीं है। वो तुरंत गाड़ी की हेडलाइट्स चला देती है ताकि तेज रोशनी से जानवर दूर रहें। रात भर खौफ, ठंड और भयंकर दर्द से जूझने के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण निकलती है। मैलरी का पूरा शरीर टूट चुका है, गला प्यास से सूख रहा है और खाने को एक दाना तक नहीं है। पूरा दिन बीत जाता है, फिर एक और दर्दनाक रात गुजरती है। मैलरी जिंदगी और मौत की सीमा पर खड़ी है। उसकी अगली सुबह अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा मैलरी का फोन बजने लगता है। फोन की रिंगटोन सुनते ही मैलरी के भीतर जीने की आखिरी उम्मीद जाग उठती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वो स्क्रीन को छू पाती, एक साया रोशनी को ढक लेता है। क्रिश्चियन वापस आ चुका था। मैलरी तुरंत फोन छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन की नजरों से कुछ नहीं छुपता। वो एक झटके में फोन छीन लेता है। मैलरी की उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो जाती हैं, लेकिन इस बार क्रिश्चियन का इरादा सिर्फ मानसिक प्रताड़ना देने का नहीं था। वो मैलरी की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए बताता है कि नदी पार वाले कैबिन की फैमिली वापस आ गई है और उसने पूरे परिवार को उसी कैबिन में बंद कर दिया है। इसके बाद क्रिश्चियन अपनी जेब से लकड़ी काटने वाली एक छोटी आरी निकालता है और उसे गाड़ी के अंदर मैलरी की गोद में फेंक देता है। मैलरी हैरान होकर कहती है कि इस नन्ही आरी से गाड़ी का मजबूत लोहा काटना नामुमकिन है। क्रिश्चियन के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आती है। वो ठंडे लहजे में कहता है, मैंने गाड़ी का लोहा काटने को कब कहा? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो इस आरी से अपना फंसा हुआ पैर काटो और बाहर निकलो। ये कहकर वो शैतान मैलरी को उस खौफनाक औजार के साथ फिर अकेला छोड़कर चला जाता है। मैलरी हाथ में आरी लिए अपनी किस्मत पर रोती है और मायूसी से चीख उठती है। क्या जिंदा रहने के लिए वो वाकई अपना पैर काटने की खौफनाक हिम्मत जुटा पाएगी? रात गहराते ही मौसम अचानक करवट बदलता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। प्यास से तड़प रही मैलरी के लिए ये बारिश जीवन दान बनकर आती है। वो जैसे तैसे बारिश की बूंदें पीकर अपनी प्यास बुझाती है। वो गाड़ी का रेडियो ऑन करती है जहां इमरजेंसी अलर्ट चल रहा होता है। तूफान की वजह से मेन हाईवे डूब चुके हैं और बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। तभी दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती हैं। मैलरी को लगता है कि कोई मदद आ गई है, लेकिन रुकने वाली गाड़ी वही थी, क्रिश्चियन की। इस बार मैलरी भागने के बजाय एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर मल लेती है और आंखें बंद करके मरने का नाटक करने लगती है। क्रिश्चियन टॉर्च जलाकर जांच करने के लिए जैसे ही खिड़की से अपना सिर अंदर डालता है, मैलरी एक झटके में अपनी आंखें खोलती है और पूरे गुस्से के साथ छिपा हुआ चाकू क्रिश्चियन के नगरदन के पास घोंप देती है। दर्द से कराहते हुए क्रिश्चियन पीछे हटता है। मैलरी एक झटके में उसकी जेब से गाड़ी की चाबियां छीनकर दूर अंधेरे में फेंक देती है ताकि क्रिश्चियन भाग ना सके। तभी किस्मत से एक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां आकर रुकती है। मैलरी अपनी पूरी ताकत से चीखती है, मदद, यहां नीचे। लेकिन बाहर तूफान और बिजली का शोर इतना भयानक है कि पुलिस अफसर को मैलरी की आवाज सुनाई नहीं देती। उधर चालाक क्रिश्चियन जख्मी होने का नाटक करते हुए पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है और झूठी कहानी गढ़कर उसे अपने साथ कैबिन की तरफ चलने पर राजी कर लेता है। मैलरी बेबसी से पुलिस की गाड़ी दूर जाते देखती रह जाती है। तूफान विकराल रूप ले चुका है। पास की नदी का पानी उफान मारने लगता है और तेज लहरें मैलरी की फंसी हुई गाड़ी को नदी के गहरे पानी में खींचने लगती हैं। पानी तेजी से कार के अंदर भरने लगता है। अब मैलरी के पास सोचने का वक्त नहीं बचा था। या तो पानी में डूबकर मरो या फिर वो खौफनाक कदम उठाओ। मैलरी रोते हुए आरी उठाती है और अपने ही पैर की हड्डी पर घिसना शुरू कर देती है। आरी के दांतें जब मैलरी के मांस और हड्डी को चीरते हैं तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। दर्द इतना भयानक है कि उसकी चीखें तूफान के शोर में खो जाती हैं। तभी नदी का तेज उफान गाड़ी को अपनी आगोश में ले लेता है। पानी पूरी तेजी से खिड़कियों से अंदर भरने लगता है। गाड़ी अब जमीन छोड़कर नदी के तेज बहाव में तैरने लगती है। जैसे ही भारी गाड़ी पूरी तरह पानी में डूबकर उलटने लगती है, लोहे का वो मुड़ा हुआ हिस्सा जिसने मैलरी के पैर को जकड़ रखा था,
पानी के दबाव से थोड़ा मुड़ जाता है। ये कुदरत का करिश्मा था। मैलरी एक आखिरी झटके के साथ अपना लहूलुहान पैर खींचती है और आजाद हो जाती है और तेजी से ऊपर की तरफ तैरती है। बर्फ जैसे ठंडे पानी से जंग लड़ते हुए वो आखिरकार नदी के किनारे पर आ गिरती है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी है, शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची, लेकिन उसके अंदर अब जिंदा रहने का नहीं बल्कि उस हैवान से बदला लेने का जुनून सवार हो चुका है। चलना नामुमकिन था, इसलिए मैलरी एक सूखी लकड़ी का सहारा लेती है और घिसटते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे पेड़ों के बीच वही केबिन दिखाई देता है। केबिन के अंदर से चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आ रही हैं। मैलरी समझ जाती है कि क्रिश्चियन वहां तबाही मचा रहा है। मैलरी जैसे ही केबिन की तरफ बढ़ती है, उसका पैर जमीन में छिपे एक खौफनाक भालू पकड़ने वाले लोहे के जाल के बिल्कुल पास पड़ता है। किस्मत से उसका सहारा बनी लकड़ी उस ट्रैप पर गिरती है और वो छां की आवाज के साथ बंद हो जाता है। मैलरी बाल बाल बचती है। वो केबिन की खिड़की से चुपके से अंदर झांकती है और जो दृश्य देखती है उसका खून खौल उठता है। अंदर पुलिस ऑफिसर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। क्रिश्चियन उस पूरे परिवार को मार चुका था और अब उस घर की छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहा था। वो पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनकर खुद को बचाने का घिनौना नाटक करने की फिराक में था। मैलरी अब सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वो एक फाइटर बन चुकी थी। वो अपनी चोटों का दर्द भूलकर केबिन का दरवाजा धीरे से खोलती है और दबे पांव अंदर दाखिल होती है। उसकी नजर जमीन पर पड़े पुलिस ऑफिसर की लोडेड गन पर पड़ती है। मैलरी बिना कोई आवाज किए उस गन को उठा लेती है। तभी भारी जूतों की आवाज गूंजती है। क्रिश्चियन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मैलरी तुरंत दीवार के पीछे छुप जाती है और अपनी सांसें रोक लेती है। जैसे ही क्रिश्चियन कमरे में कदम रखता है, मैलरी गन सीधी उसकी छाती पर तान देती है और कड़क आवाज में कहती है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं ढेर कर दूंगी। तुम गोली नहीं चला पाओगी मैलरी। क्रिश्चियन अचानक एक जंगली जानवर की तरह मैलरी पर झपट पड़ता है। मैलरी दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिरती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पास खड़ी डरी हुई बच्ची की तरफ चिल्लाती है, भागो, यहाँ से निकलो। बच्ची जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागती है। क्रिश्चियन उसे पकड़ने के लिए मुड़ता है, लेकिन मैलरी अपनी पूरी ताकत से उसके पैर को जकड़ लेती है। क्रिश्चियन गुस्से में मैलरी को ठोकर मारता है और बच्ची का पीछा करते हुए ऊपर बालकनी की तरफ बढ़ता है। मैलरी घिसटते हुए उठती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा है, लेकिन दिमाग में बस एक ही धुन सवार है, इस हैवान का अंत करना। वो अंधेरे का फायदा उठाकर सीढ़ियों से चुपके से ऊपर पहुंचती है। क्रिश्चियन बालकनी पर बच्ची को ढूंढ रहा होता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। मैलरी बिना कोई मौका गंवाए पीछे से क्रिश्चियन को एक जोरदार धक्का देती है और वो दूसरी मंजिल की बालकनी से सीधे जमीन पर आ गिरता है। क्रिश्चियन उसी बेयर ट्रैप पर आकर गिरा था जो मैलरी ने बाहर देखा था। लोहे के तीखे और वजनी दांतों ने क्रिश्चियन के पैर को बुरी तरह कुचलकर जकड़ लिया था। क्रिश्चियन की दर्दनाक चीख से पूरा जंगल थर्रा उठता है। वो वही बेयर ट्रैप था जिसमें फंसने से मैलरी बाल बाल बची थी। किस्मत ने अपना पासा पूरी तरह पलट दिया था। मैलरी लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। क्रिश्चियन जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा है। उसका अपना ही खून बर्फ पर फैल रहा है। मैलरी उसके पास पहुंचती है। उसकी जेब से वही तेज नाइफ निकालती है और उसे क्रिश्चियन के ढीले पड़े हाथों में थमा देती है। क्रिश्चियन हैरान और बेबस नजरों से उसे देखता है। मैलरी उसके चेहरे के करीब झुकती है और ठंडे भारी लहजे में कहती है, तुम सही कहते थे क्रिश्चियन, किस्मत बहुत अजीब चीज है। शायद हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था। मैं तुम्हें वही मौका दे रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना पैर काटो और खुद को आजाद कर लो। क्रिश्चियन दर्द से तड़पते हुए अपने ही शब्दों के जाल में फंसा रह जाता है। मैलरी उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। पीछे छूट जाती है सिर्फ उस दरिंदे की खौफनाक चीखें। मैलरी और वो छोटी बच्ची तूफानी रात को पार करते हुए हाईवे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां अब सुबह का नया सूरज चमक रहा है। सुबह की धुंधली रोशनी में मैलरी और वो छोटी बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये अंत था उस भयानक रात के काले साए का,